क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था राज्यसभा, यानी मैंने आपको बताया था कि संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जिसमें आपने पढ़ा था कि राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है। आज हम पढ़ेंगे संसद के निम्न सदन लेकिन लोकप्रिय ख्याति प्राप्त सदन लोकसभा सदन के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं लोकसभा। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। और मैंने आपको बताया था कि संसद के 3 अंग हैं, ठीक है। तो उन तीनों अंगों में से आज पढ़ते हैं लोकसभा। लोकसभा लोकसभा ये हमारी संसदीय परंपरा का निम्न सदन है। यह संसद का निम्न सदन है। ठीक है। और इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अथवा करके कर देते हैं, अथवा लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय इसलिए है कि जनता इसमें स्वयं वोटिंग करती है। समझ में आया? जो पब्लिक है वो खुद वोट करती है। तो साथ ही साथ इसका टिकट पाने के लिए जो है आप देखते हैं कि कितनी मारामारी होती है। विभिन्न जो दलों के अध्यक्ष हैं, लोग महीनों से उनकी जो है चमचागिरी करते हैं, बटरिंग करते हैं, तब जाके करके कहीं उनका टिकट मिलता है। और टिकट मिलना ही इस बात की गारंटी नहीं होती है कि वो जीत जाएगा। ठीक है। तो इस चुनाव के दरमियान आप देखते हैं कि बहुत सारी जद्दोजहद होती है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉपुलर हाउस है। यह संसद का निम्न सदन अथवा लोकप्रिय सदन है। ठीक। तो अब आइए बात करते हैं इसके गठन की। मैंने राज्यसभा के बारे में बताया था कि राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अगस्त 1952 को हुआ था। लेकिन लोकसभा का गठन जो है उसके बाद में हुआ है। लोकसभा 6 मई 1952 को बनी है। तो इसका गठन इसका गठन 6 मई 1952 6 मई 1952 को हुआ था। ठीक है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा
सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है? 530 धन 20 और धन 2। यानी ये 530 संख्या जो है विभिन्न राज्यों से है और इसमें 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह से ये संख्या जो है अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। परंतु व्यावहारिक रूप से वर्तमान में व्यावहारिक रूप से यह संख्या, यानी वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 530 धन 13 धन 2 बराबर 545। 545 है। समझ में आ गया? राष्ट्रपति द्वारा यानी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। यानी लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्यों का मनोनयन, यानी ये नाम से ना केवल नाम के द्वारा चुने जाते हैं, मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेटेड होते हैं, डायरेक्ट नाम लेकर के इनको चुन लिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए ₹5 करोड़ दिए जाते हैं, जिसे सांसद निधि कहते हैं। सांसद निधि कहते हैं।
बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं योग्यताएं। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं कि निर्वाचकों की योग्यताएं क्या है, मतदान करने वालों की योग्यताएं क्या है। निर्वाचकों की योग्यताएं, तो जो मतदान करेंगे, जो वोट डालेंगे, उनमें क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पहले उनको देख लेते हैं। तो निर्वाचकों की योग्यताओं में जो पहला पॉइंट आता है वो ये कि वह भारत का नागरिक है। ठीक है, जो मतदान करने जाता है उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी बात क्या है कि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो। 18 वर्ष से कम न हो। पहले ये उम्र सीमा जो है 21 वर्ष की थी। 21 वर्ष की आयु होने पर ही वो मतदान का अधिकारी माना जाता था, लेकिन राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। समझ में आई? याद रखिएगा, ये 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष की आयु सीमा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ जो मतलब जघन्य अपराधों में न लिप्त हो। ठीक है, अब आते हैं उम्मीदवारों की योग्यताएं या संसद सदस्य होने की योग्यताएं। उम्मीदवारों की योग्यताएं यानी संसद सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इन योग्यताओं में क्या है कि उसी तरह से वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, यानी उम्मीदवार के लिए भी भारतीय नागरिकता आवश्यक है। दूसरा, उसकी उम्र या उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। ये सवाल पूछा जाता है भाई, याद रखिएगा। लोकसभा का सदस्य होने के लिए आयु सीमा जो है 25 वर्ष, और पूर्व के लेक्चर में मैंने बताया था राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष। ठीक है, तो उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, से कम ना हो। ठीक है, तो ये आयु सीमा हो गई। अब आगे बातें करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। वह पागल दिवालिया या
किसी न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता न हो। याद रखिए कि यदि उस पर कोई अभियोग लगाए, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तो वह व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि तब तक उसके विरुद्ध जो है किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दिया गया है। लेकिन यदि उसे न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा दिया जाता है, न्यायालय द्वारा सजा मुकर्रर कर दी जाती है और वो जेल में है, सजा काट रहा है, तो उम्मीदवार नहीं हो सकता है। हाँ, सजा काटने के पश्चात जब वह स्वतंत्र हो जाता है, पुनः अपने घर आ जाता है, तो ऐसी दशा में वो चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का उम्मीदवार हो सकता है। बात समझ आ गई? दूसरी बात, संसद के कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। तो ये हो गई उम्मीदवार के योग्यताओं की बात। उम्मीदवार के लिए क्या क्या होनी चाहिए, उम्मीदवार के लिए कौन कौन सी योग्यताएं या एबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कार्यकाल। ठीक, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पूर्व भी 5 वर्ष से पूर्व भी यानी 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकता है। विघटित कर सकता है। ठीक है, इसे 5 वर्ष के पहले भी खत्म किया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, लेकिन ये करने के लिए इसे जो है प्रधानमंत्री की अनुमति होना या प्रधानमंत्री की सलाह यानी प्रधानमंत्री से की एडवाइजरी जरूरी है। प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति ये काम कर सकता है। ठीक है, अब आप आगे आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं। सवाल पूछा गया है इससे संबंधित। लोकसभा और
राज्यसभा यानी दोनों सदनों के अधिवेशन यानी मीटिंग्स, ठीक है। अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग, सदन में मीटिंग। तो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं, द्वारा ही बुलाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ स्थगित भी किए जाते, बुलाए जाते हैं तथा स्थगित भी किए जाते हैं, ठीक है। समापन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति के भाषण के द्वारा, ठीक है। लोकसभा की दो बैठकों के मध्य में, लोकसभा की दो बैठकों के मध्य, इससे भी सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा कि लोकसभा की दो बैठकों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए। लोकसभा की दो बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो है लोकसभा अपने सदस्यों में से ही यानी अपने सदस्यों के मध्य में से ही, ठीक है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, बात समझ आ गई होगी। यानी लोकसभा अपने सदस्यों के बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
5 वर्ष का होता है। किंतु किंतु स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा का मतलब क्या है, अपनी इच्छा से किंतु स्वेच्छा से 5 वर्ष के पूर्व भी ये अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। यानी अपनी इच्छा से इससे पहले भी अपनी पद से रिजाइन कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गई इनके रिजाइन की बात। ठीक है, इन्हें 2/3 मतों के बहुमत से भी इन्हें इनके पदों से हटाया जा सकता है। इन्हें इनके पदों से हटाया जा सकता है। बात समझ आ गई होगी। जैसे मान लीजिए 545 सदस्य संख्या है, तो 545 गुणे 2/3। ठीक है, अब आप देख लीजिए, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 8 24, तो 2 अट्ठे 16, अब पूरा तो 3 8 24, 2 पंचे 10, तो 5 शून्य 2 पंचे 10 की शून्य, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 की 7, हासिल 1, 2 चौको 8, 1 9, 2 एकम 2। यानी ये मान करके चलिए कि 297 विधायक, 3 चौको 3 एकम 3, गलत हो रहा है अभी, पहले तो हम करेंगे 545 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3 बचा 2, 3 8 24, और फिर हमारा 5 बचा, 3 एकम 3 2, 3 6 18। अब हम 2 6 12 की 2, 2 एकम 2 1 3, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल 1, हाँ। तो ये मान करके चलिए कि 263 विधायक चाहिए इनको पद से हटाने के लिए, यानी 2/3 बहुमत के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए इनको इनके पद से मुक्त करने की बात। अब जो है
इनके यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इनके पदों से हटाने की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि चुनाव के समय में खर्च की सीमा क्या है। तो लोकसभा चुनाव में प्रत्येक सदस्य जो है 70 लाख रुपए टीएन सेशन के समय में और ये कम कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन छोटे राज्यों में जैसे गोवा आदि है, छोटे राज्यों में 54 लाख रुपए। गोवा है और पूर्वोत्तर के राज्य है, ठीक है, खर्च कर सकता है। इतना याद रखिए कि जो भी सदस्य चुनाव लड़ रहा है वो यदि बड़े राज्यों का निवासी है तो 70 लाख रुपए अधिकतम खर्च कर सकता है, और छोटे राज्यों का निवासी है तो वो 54 लाख रुपए खर्च कर सकता है। जैसे गोवा है, तुम्हारा असम है, मेघालय है, पूर्वोत्तर के राज्य, तो ये सीमा जो है 54 लाख रुपए है। अब इनको शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है, तो संविधान संशोधन की शक्ति, तो लोकसभा को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। यानी ये राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर, स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए कि दोनों सदनों में उस प्रस्ताव का बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, ठीक है, तभी ये संशोधन हो सकता है। अब ये प्रस्ताव जिस भी सदन से उठाया जाए, मान लीजिए लोकसभा सदन से उठाया गया तो पहले वो लोकसभा में जो है 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तत्पश्चात उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, वहाँ भी वो विधेयक जो है 2/3 बहुमत से पास हो जाना चाहिए, और दोनों सदनों में जब वो पास हो जाएगा तब उसे अंतिम रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाएगा। अगर उसमें किसी सुधार की गुंजाइश है तो राष्ट्रपति महोदय उसे उसमें जो है अंडरलाइन करके पुनः जिस सदन से उनके पास भेजा गया है उसको लौटा देते हैं। यदि राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास गया तो राज्यसभा को लौटा देते हैं, और अगर लोकसभा से राष्ट्रपति के पास गया है तो लोकसभा को वापस कर देते हैं। अगर वह सदन उसमें कोई सुधार नहीं करता है, बिना किसी सुधार के लोग वो राष्ट्रपति महोदय को वापस कर देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई संविधान संशोधन की बात। तो ये इनकी शक्तियां हो गई। संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है संसद को। इसके अतिरिक्त महाभियोग लगाने की शक्ति, ठीक है।
यानी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध ये राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो महाभियोग की लगाने की शक्ति प्राप्त है। और साथ ही साथ यदि राष्ट्रपति महोदय द्वारा आपातकाल लगाया गया है और उस आपातकाल को 1 महीने से ज्यादा के लिए राष्ट्रपति महोदय बढ़ाना चाहते हैं, उस मतलब आपातकाल की अवधि को 1 महीने से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, उनका समर्थन आवश्यक है। तो ये शक्ति प्राप्त है लोकसभा के सदस्यों को। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मेरी पुनः आपसे मुलाकात होगी। हाँ, एक चीज़ और भाई, नए छात्रों से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को लाइक करें, इसे शेयर करें और फाइनली इसे अंतिम रूप से सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इसे बेल आइकन दबाते हैं तो मेरे जो नए वीडियोज हैं आप तक पहुंचते जाएंगे। तो भाई मुझे आपके सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है, तो मेरा सहयोग करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।